तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टोगा के सभी क्लासमेट एक जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए अपना लेवल अप कर रहे होते हैं। वहीं पर उनके साथ काबोटो नाम की भी एक लड़की होती है जो उन्हीं की एक क्लासमेट होती है। वह एक जगह पर काफी डरी सहमी सी खड़ी होती है क्योंकि वह किसी भी मॉन्स्टर को मारना नहीं चाह रही होती है और अब वह अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को भी वहां से जाने देती है। तभी काबूटो के पास आसागी नाम की एक लड़की आती है और अब वह काबूटो को बताती है कि उसने यहाँ पर क्लास की 70% लड़कियों के साथ मिलकर अपनी एक गैंग बनाई है और उसे पता चला है कि गॉडेस ने उन लोगों को इस जंगल में लेवल अप करने के लिए भेजा है और यहाँ पर उन सभी लोगों को मॉन्स्टर्स का शिकार करके अपनी पावर को बढ़ाना है। और हम में से जो भी लोग यह काम करने में फेल हो जाएगा उसे भी टोगा की ही तरह एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तो और उनके क्लास के बाकी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं जो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो अगर उन लोगों को यहाँ पर सरवाइव करना है तो उन सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और तो और काबूटो बस एक डी रैंक एडवेंचरर है और अगर गॉडेस को इस बारे में पता चला कि उसने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है तो गॉडेस सबसे पहले उसे एलिमिनेट करेगी क्योंकि गॉडेस यहाँ पर कमज़ोर लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। इसीलिए गॉडेस ने सबसे पहले ई रैंक पर मौजूद टोगा को एलिमिनेट किया, पर वह नहीं चाहती कि काबूटो के साथ भी ऐसा ही हो। इसीलिए वह यहाँ पर काबूटो को भी अपने किरीहारा ग्रुप में शामिल करने के लिए आई है। और अब यहाँ पर बस 4 लड़कियां ही बची हुई है जिन्होंने अब तक उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। पहली सोगो, पर वह एक एस रैंक एडवेंचरर है। दोनों टाकाओ सिस्टर, वह दोनों भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आयका नाम की एक लड़की, पर वह जल्द ही मारी जाएगी क्योंकि वह काबूटो से भी कमज़ोर है। अब यह सब सुनकर काबूटो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह आसागी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी आसागी के कुछ साथी वहां पर अपने साथ एक मॉन्स्टर को पकड़कर लेकर आते हैं और बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप करना है, तो आगे बढ़ो और इस मॉन्स्टर को मार दो। अब यह सुनते ही काबूटो काफी ज्यादा डर जाती है, पर न चाहते हुए भी उसे वहां पर उस मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। अब आसागी अपने सभी साथियों के साथ वहां से चली जाती है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर काबूटो काफी ज्यादा उदास होती है और अब उसे याद आने लगता है कि टोगा एक काइंड पर्सन हुआ करता था। वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे करता था, पर यहाँ पर गॉडेस ने उसे एलिमिनेट कर दिया। अब हमें सोगो को एक जगह पर सोया हुआ दिखाया जाता है। तभी सोगो की नींद खुलती है और अब वह वहां पर उठकर बैठती है। तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने उसे एक पंच करके बेहोश कर दिया था और तभी से लेकर अब तक वह यहाँ पर बेहोश थी। अब होश में आते ही सोगो सबसे पहले गॉडेस से मिलने के लिए जाती है और अब वहां पर सोगो को देखते ही गॉडेस रोने का नाटक करते हुए बोलने लगती है। यहाँ पर टोगा मिमोरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसे इसका बहुत ही ज़्यादा दुख है, पर उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पर उन लोगों को रिचुअल परफॉर्म करना था और टोगा सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए उसे टोगा को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और तो और यहाँ पर एक दूसरा रूल भी है, जिन भी लोगों को इस वर्ल्ड में समन किया जाता है उन सभी लोगों को मॉन्स्टर को मारकर एक टेस्ट देना पड़ता है कि वह डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारने के केपेबल है। और जो लोग भी इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाता है और वह यहाँ पर उन कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी सोगो आगे बढ़ते हुए बोलती है गॉडेस, मुझे आपके द्वारा बनाए गए यह रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और अब वह बोलती है कि एक एस रैंक हीरो की इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है और वह सभी लोग एक एस रैंक हीरो को नहीं खोना चाहेंगे। इसीलिए वह चाहती है कि यहाँ पर गॉडेस अब किसी को भी जान से न मारे। जो भी लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन सभी लोगों को एक पीसफुल लाइफ जीने दिया जाए। और जब वह यहाँ पर डीमन एम्परर को मार देगी तो वह अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर अपने रियल वर्ल्ड में लौट जाएगी। यह सुनते ही गॉडेस हंसते हुए बोलने लगती है, तुम सच में एक असली हीरो हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह बोलते हुए वह वहाँ पर सोगो के साथ हाथ मिलाती है। अब हमें डार्क फॉरेस्ट में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस ईवल डंजन की ओर जा रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की जंगल की ओर भाग रही होती है क्योंकि जब वह डंजन की ओर जा रही थी तभी उसने सेंस किया था कि उसकी ओर कई सारे लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह जंगल की ओर भागने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि 4 लोगों का एक एडवेंचरर ग्रुप जिनका नाम व्हाइट वॉकर होता है वह उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि वह लड़की चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, आज वह लोग उसे पकड़ कर ही रहेंगे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टोगा डार्क डंजन से निकलकर बाहर आ चुका होता है
और अब वह 1789 लेवल पर पहुंच चुका होता है। साथ ही साथ उसके पास लगभग 60,000 एमपी पॉइंट होते हैं, जिन्हें देखते हुए वह बोलने लगता है पैरालाइज स्किल को यूज करने में 30 एमपी और पॉइजन स्किल को यूज करने में 10 एमपी खर्च होते हैं। तो मैं इन दोनों स्किल का यूज करते हुए यहाँ पर काफी आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ, पर अगर मुझे गॉडेस के साथ फाइट करनी है तो मुझे यहाँ पर कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे। पर उसे अब तक यह बात नहीं पता है कि उसके पास जो 3 स्किल मौजूद है वह उसका यूज करते हुए डंजन के बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स को मार भी सकता है या फिर नहीं। इसीलिए अब वह डार्क फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है टाइम आ गया है डंजन के बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने स्किल को यूज करने का। अब टोगा यह सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और अब वह उस आवाज की ओर आगे बढ़ते हुए देखता है तो एक जगह पर कुछ स्लाइम्स मिलकर एक छोटे से स्लाइम को बुली कर रहे होते हैं। यह देखते ही टोगा सोचने लगता है हर जगह पर ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों को बुली करते रहते हैं और इस वजह से कमजोर कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहाँ पर डरकर जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर तभी वह देखता है कि वह सभी स्लाइम्स उस छोटे स्लाइम को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसी वक्त वह छोटा स्लाइम वहां पर फाइट बैक करने लगता है, जो देखकर टोगा काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब टोगा आगे बढ़ते हुए अपने पैरालाइज स्किल का यूज करते हुए वहां पर मौजूद सभी स्लाइम्स को पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वह अपने पॉइजन स्किल का यूज करके सभी स्लाइम्स के ऊपर पॉइजन डाल देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी स्लाइम्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह डर की वजह से थर-थर कांप रहे होते हैं। तभी टोगा बोलता है मुझे तुम जैसे क्रिएचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो हमेशा अपने से कमजोरों को बुली करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं तुम सभी को जिंदा रहने का एक और मौका दे रहा हूँ। यहाँ से शांति से जंगल के अंदर चले जाओ और आज के बाद किसी भी कमजोर को बुली करने के बारे में मत सोचना। यह बोलते हुए पहले वह उन सभी के ऊपर से पॉइजन स्किल को हटाता है, जिसके बाद वह उन्हें अपने पैरालाइज से भी आज़ाद कर देता है। अब वह सभी स्लाइम्स जंगल में भाग जाते हैं। वहीं पर वह छोटा स्लाइम अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और अब उसे लग रहा होता है कि टोगा उसे यहाँ पर मारने वाला है। तभी टोगा उसके पास आते हुए बोलता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस तुमसे यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो मेहनत करके फ्यूचर में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, जिसके बाद कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। यह बोलते हुए वह उस छोटे स्लाइम को भी आज़ाद कर देता है और अब वह अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह छोटा स्लाइम उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब टोगा गुस्से में बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हो और क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? वह स्लाइम हमें जवाब देता है। अब टोगा एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है मैं समझ गया, तुम भी मेरी तरह एक आउटकास्ट हो, तो हम दोनों काफी अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। यह बोलते हुए उस स्लाइम को अपने कंधे पर बिठाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब रास्ते में वह स्लाइम टोगा से बोलता है कि वह यहाँ पर टोगा के आंखों के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि वह टोगा के पीछे एक कैप में छिपा रहेगा और जब भी कोई पीछे से टोगा के ऊपर अटैक करेगा वह पहले ही टोगा को इस बारे में बता देगा। अब यह आइडिया टोगा को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर वह एक जगह पर बैठा डार्क हीरो के द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें वह उस स्लाइम को पावरफुल बनाने का तरीका ढूंढ रहा होता है और अब उसे वहां पर किसी भी स्लाइम को पावरफुल बनाने का एक तरीका मिल जाता है, जिसे पढ़ते हुए वह उस स्लाइम की ओर देखते हुए बोलता है मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैं अभी एक जर्नी पर निकला हूँ, बदला लेने की जर्नी पर, और जब तक मेरा बदला यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तो क्या तुम अब यह जानने के बाद भी मेरे साथ चलना चाहोगे? अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम है, तुम जंगल में वापस लौट सकते हो। पर वह स्लाइम वहां पर टोगा को अपना मास्टर मान चुका होता है और अब वह उसके साथ उसकी जर्नी पर जाना चाहता है। यह सुनते ही टोगा उसे पिगी मारू नाम देता है। अब यह नाम उस स्लाइम को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब टोगा वहां पर सोचने लगता है मेरे पास यहाँ पर बस 3 ही स्किल है और मैं अपनी इन 3 स्किल्स का यूज करते हुए पावरफुल लोगों के सामने सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जल्द से जल्द डार्क हीरो द्वारा लिखी गई फॉरबिडन आर्ट को सीखना होगा और उन्हीं फॉरबिडन टेक्निक्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पर गॉडेस को हराकर उससे अपना बदला ले सकता हूँ। दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वहीं पर व्हाइट वॉकर ग्रुप के लोग उसका काफी तेजी से पीछा कर रहे होते हैं। अब यह देखते ही वह लड़की बोलने लगती है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह लोग उसे कैद कर लेंगे, तो अब उसे यहाँ पर उन सभी लोगों से फाइट करना ही होगा। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्पिरिट रेगालिया टेक्निक का यूज करती है, जिससे उसके बॉडी के ऊपर कई सारे पावरफुल आर्मर आ जाते हैं
जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। और अब वह एक जगह पर खड़ी होकर व्हाइट वॉकर ग्रुप के लोगों का वहां पर आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर हमें व्हाइट वॉकर ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जो कि रास्ता भटक कर दूसरी ओर चले जाते हैं, और तभी उन्हें अपने सामने टोगा दिखाई देता है। अब एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जंगल कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है? और अब व्हाइट वॉकर के सभी मेंबर्स टोगा को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे टोगा वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एक दूसरा पर्सन बोलता है, हमने यहाँ पर काफी लंबे टाइम से किसी को भी मारा नहीं है, तो फिर क्यों ना हम इस पर्सन को यहाँ पर मारकर अपने वेपन की शार्पनेस को टेस्ट करें। यह सुनते ही टोगा डरते हुए बोलने लगता है, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं यहाँ पर जंगल में बस रास्ता भटक गया हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अब टोगा को डरते हुए देखकर वह सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा पर्सन बोलता है, हमें जल्द से जल्द उस लड़की को पकड़ना होगा, और अगर हमने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया तो वह हमारे हाथों से निकल जाएगी, तो हमें इस बेवकूफ को यहीं पर छोड़कर उसके पीछे चलना चाहिए। तभी तीसरा पर्सन आगे आते हुए बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम सभी लोग एडवेंचरर्स हैं, और एडवेंचरर्स को यहाँ पर शिकार करने में कितना मजा आता है, तो फिर क्यों ना अभी के टाइम पर हम इस पर्सन को ही अपना शिकार बनाएं, और इसे टॉर्चर करने में यहाँ पर हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वहां पर खड़ा चौथा पर्सन बोलता है, क्या तुम उस लड़की का पीछा करना छोड़कर इस पर्सन को यहाँ पर मारना चाहते हो? अब वह चारों वहां पर आपस में ही बहस करने लगते हैं कि उन्हें उस लड़की के पीछे जाना चाहिए या फिर टोगा को यहाँ पर मारना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाते हुए टोगा धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। यह देखते ही पहला पर्सन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर हमसे बचकर भाग सकते हो? और अब वह टोगा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टोगा एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर नाटक कर करके थक गया हूँ, तो फिर क्यों ना अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। यह बोलते हुए वह पहले पर्सन को वहां पर पैरालाइज कर देता है, जिससे पहला पर्सन नीचे जमीन पर गिर जाता है और अब वह अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता है। और अब टोगा बोलता है, तो मैं अपने इन स्किल का यूज करते हुए इंसानों को भी पैरालाइज कर सकता हूँ, पर गॉडेस के ऊपर मेरे स्किल ने काम क्यों नहीं किया था? शायद से गॉडेस यहाँ पर मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मेरे स्किल ने उसके ऊपर काम नहीं किया। पर कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ मैं यहाँ पर गॉडेस के लेवल पर पहुँच ही जाऊँगा। और अब टोगा अपने पॉइजन स्किल का यूज करते हुए उन चारों को वहां पर मार देता है, जिसके बाद वह उन चारों के पास मौजूद सभी कीमती सामान लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी भी व्हाइट वॉकर ग्रुप के उन चारों मेंबर का वहां पर आने का इंतजार कर रही होती है, पर अचानक से वह लोग एक जगह पर मूव करना बंद कर चुके होते हैं। यह सेंस करके उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और अब वह काफ़ी तेज़ी से अपने पीछे अटैक करती है, पर उसके पीछे पिगी मारू होता है जो कि उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी अचानक से टोगा उस लड़की के पीछे आते हुए उसे भी पैरालाइज कर देता है। और अब टोगा बोलता है, मैं तुम्हारे अंदर से काफ़ी खतरनाक मर्डरस ऑरा सेंस कर पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, और मुझे भी नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो, पर इसके बावजूद मुझे यहाँ पर तुम्हें पैरालाइज करना पड़ा क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, और बिना तुम्हें पैरालाइज किए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि तुम घबराकर मुझ पर अटैक कर सकती थी। तो अगर तुम यहाँ पर मेरे कुछ सवालों के जवाब देती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम अपने रास्ते जा सकती हो और मैं अपने रास्ते। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? टोगा बोलता है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद से मेरी याददाश्त भी खो गई है, तो मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। पर तुम मुझे पहले एक बात बताओ, क्या तुम उन 4 लोगों की साथी हो? वह लड़की बोलती है, नहीं, मेरा उन चारों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वह लड़की बोलती है, वह यहाँ पर टोगा के सवालों के जवाब अब तभी देगी जब टोगा पहले उसे उसके सवालों के जवाब देगा। टोगा बोलता है, तो मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या जानना चाहती हो? वह लड़की बोलती है, क्या इस ओर आने से पहले तुम्हें 4 लोगों का कोई ग्रुप मिला था? टोगा हाँ में सर हिलाता है। तभी वह लड़की बोलती है, तो आखिर अब वह सभी लोग कहाँ पर है? टोगा बोलता है, मैंने उन सभी को जान से मार दिया क्योंकि पहले उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। यह सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि वह चारों एडवेंचरर व्हाइट वॉकर ग्रुप के मेंबर होते हैं और व्हाइट वॉकर एडवेंचरर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप होता है जिसे कोई भी अकेला पर्सन नहीं मार सकता है। टोगा बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम यहाँ से आज़ाद होने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर उनकी डेड बॉडीज को देख सकती हो। तो अब यहाँ पर जवाब देने की बारी तुम्हारी, मुझे इस पूरी जगह के बारे में सब कुछ बताओ।
मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ, आखिर मैं किस जगह पर हूँ। अब वह लड़की बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और अब वह टोगा को बताती है कि वह सभी लोग ऊर्जा किंगडम के साउथ वेस्ट फॉरेस्ट में हैं और इस पूरे एरिया पर ऊर्जा किंगडम का ही कब्जा है। तभी टोगा अपने पास से उस फॉरबिडन टेक्निक के पेपर को निकालते हुए वह उस लड़की को दिखाता है और अब वह बोलता है, क्या तुम इस लैंग्वेज को पढ़ना जानती हो। वह लड़की बोलती है, यह एक एंशिएंट फॉरबिडन लैंग्वेज है। उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वह एक ऐसे पर्सन को जानती है जिसे अच्छे से फॉरबिडन लैंग्वेज पढ़ना आता है। टोगा बोलता है, तो आखिर वह पर्सन है कौन। अब वह लड़की बोलती है कि उस पर्सन को फॉरबिडन विच के नाम से जाना जाता है और वह विच फॉरबिडन चीज़ों की एक काफ़ी खतरनाक कलेक्टर थी जो हर जगह से अपने प्लेस पर फॉरबिडन चीज़ों को लाकर जमा किया करती थी, जिस वजह से उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो गई थी। इसीलिए किंगडम के लोगों ने उसे किंगडम से बाहर निकाल दिया। टोगा बोलता है, तो मुझे बताओ मैं उस फॉरबिडन विच से कहाँ मिल सकता हूँ। वह लड़की बोलती है, मैंने जहाँ तक सुना है अभी के टाइम पर वह विच गोल्डन डीमन जोन में रह रही है और तुम्हें वह उसी जगह पर मिलेगी, पर वह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। टोगा बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, तो क्या अब तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो। टोगा बोलता है, नहीं अभी नहीं, मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से मैं लोगों के ऊपर आसानी से यकीन नहीं कर पाता हूँ, पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे यहाँ से जाते ही तुम यहाँ पर आज़ाद हो जाओगी। पर यहाँ पर तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं चला जाता तब तक तुम यहाँ पर पैरालाइज ही रहोगी और उस दौरान कोई भी मॉन्स्टर तुम पर अटैक कर सकता है। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरा पैरालाइज स्किल यहाँ पर बस कुछ टाइम के लिए ही वर्क करता है और अब थोड़ी ही देर में उस स्किल का असर इस लड़की के ऊपर से हट जाएगा, जिसके बाद यह आज़ाद हो जाएगी। और तभी पिगी मारू भागते हुए आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। अब पिगी मारू को देखते ही टोगा बोलता है, अब तक वह लड़की आज़ाद हो चुकी होगी तो अब मुझे यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर पिगी मारू, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अलर्ट रहो, क्या पता पीठ पीछे वह लड़की मुझ पर अटैक करने की कोशिश करे। यह सुनते ही पिगी मारू अपने काम पर लग जाता है। दूसरी ओर हमें किंगडम के अंदर एक जगह पर कई सारे लोगों को इकट्ठा दिखाया जाता है। वहीं पर वह सभी लोग दीवार पर चिपकी हुई पोस्टर्स को देखकर बोल रहे होते हैं, यह तो हाई एल्फ है ना। इसके ऊपर यहाँ पर एक गैंगस्टर बाउंटी सेट की गई है और इसे यहाँ पर हमें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर लाना है, जिसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर खड़ा एक दूसरा पर्सन बोलता है, यह कोई नॉर्मल हाई एल्फ नहीं बल्कि सभी हाई एल्फ की प्रिंसेस सेरा एसरेन है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।